एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ CHSL 2024 के लिए प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत CHSL 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारी क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसका यहाँ बहुत अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी अच्छा और बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी तपेदिक यानी कि टीबी, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसने हमसे पूछा है विश्व से उन्मूलन होने के लिए कौन सी ऐसी बीमारी है जो संभावित दावेदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलियो। पोलियो विश्व से उन्मूलन होने वाली बीमारी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोलियो। अच्छा, पोलियो किसकी वजह से रोग होता है? आप जानते हैं पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग होता है। कि भारत से पोलियो खत्म हो चुका है? जी हाँ, भारत से पोलियो खत्म हो चुका है। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 27 मार्च 2014 को। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, पोलियो का एक ड्रॉप होता है और एक टीका होता है। इसकी खोज किसने की थी? पोलियो ड्रॉप की खोज की थी एडवर्ड ब्रूस सेविन ने की थी, और पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने की थी। याद रखेंगे, पोलियो के टीका की खोज की थी जोनास साल्क ने, और पोलियो ड्रॉप की खोज की थी एडवर्ड ब्रूस सेविन ने। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। अच्छा, तपेदिक, खसरा, मलेरिया, ये किसकी वजह से रोग होते हैं? आपको पता होना चाहिए जब हम इस पर डिस्कस कर ही रहे हैं। तो तपेदिक जो होता है, टीबी जिसे टीबी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से रोग होता है। अच्छा, खसरा, मीजल्स किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी शरावती, या फिर ऑप्शन डी कावेरी। इसने हमसे पूछा है कि भैया जोग जलप्रपात किस नदी का जलप्रपात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरावती। जोग जलप्रपात कहाँ बना हुआ? शरावती नदी पर जोग जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नर्मदा नदी पर कोई जलप्रपात है, या चंबल या कावेरी पर कोई जलप्रपात है तो कौन कौन से जलप्रपात हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बने हुआ है वो है धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और येन्ना जलप्रपात। और तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में ही है। और तीनों के तीनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? धुआंधार, कपिलधारा, येन्ना जलप्रपात, याद रखेंगे। अच्छा, चंबल को देख लेते हैं। चंबल पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान के कोटा में स्थित है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अच्छा, कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक में है। और इसके अलावा एक और फैक्ट इससे रिलेटेड है, इसे याद रखेंगे, क्योंकि कावेरी नदी पर एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ग्रह है किस पर? शिव समुद्रम जलप्रपात पर। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जोग, जिसे जो हमने पढ़ा है जोग जलप्रपात या गरसुप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इन सारी चीजों को। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसने हमसे पूछा गुजरात का इसमें से कौन सा लोक नृत्य है। आइए देखेंगे। ऑप्शन ए टिप्पणी, ऑप्शन बी फाग, ऑप्शन सी ढीमसा, ऑप्शन डी धमाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिप्पणी। गुजरात राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? टिप्पणी लोक नृत्य है। अच्छा, फाग और धमाल जो है ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं, और ढीमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, गुजरात का लोक नृत्य है टिप्पणी। और कौन कौन से गुजरात के लोक नृत्य हैं, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जोरीथुम और पनिहारी भवई, ये है गुजरात के लोक नृत्य। कौन कौन से? गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जोरीथुम और पनिहारी भवई, ये गुजरात के लोक नृत्य है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अच्छा, हरियाणा के देखेंगे, क्योंकि फाग और धमाल ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। तो और कौन से हरियाणा के लोक नृत्य, इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास झूमर, फाग नृत्य डफ, घूमर, धमाल मजीरा, गुग्गालूर, रासलीला सांग और छवि नृत्य खोरिया। कौन कौन से? झूमर, फाग नृत्य डफ, घूमर, धमाल मजीरा, गुग्गालूर, रासलीला सांग और छवि नृत्य खोरिया, ये है हमारे हरियाणा के लोक नृत्य। ढीमसा कहाँ का है? ढीमसा आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में और कौन से लोक नृत्य हैं, इसे भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं गोबी, भाकलापम, बोतालू, बाथाखम्मा, वीर नाट्यम, कुम्मी, सिद्धि माधुरी और घंटा मर्दाला। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एझावा जयती
एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। यानी कि इन्होंने हमसे पूछा है कि भैया श्री नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इनका श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ था कहाँ पर, केरल में हुआ था। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल। किसका जन्म हुआ था, श्री नारायण गुरु का। अच्छा, नारायण गुरु ने क्या किया था और नारायण गुरु से रिलेटेड कुछ बात याद रखेंगे, इसे देखेंगे अभी। देखिए श्री नारायण गुरु का जन्म 1856 में हुआ था, 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इनका जन्म हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में, जो कि चेपाझंती गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ, चिंपाझंती गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है जी। और इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, श्री नारायण धर्म परिपालन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था केरल में एझावा समुदाय और अन्य हाशिए के समूहों का उत्थान करना। इसका उद्देश्य था एसएनडीपी का। ठीक है, याद रखेंगे इस चीजों को, इन चीजों को। और नारायण गुरु सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कार्य किया था। किसने कार्य किया था, नारायण गुरु ने कार्य किया था। भैया याद रखेंगे इन चीजों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। तो रण उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अच्छा, गोवा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं या कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं देख लेते हैं। देखिए गोवा में मनाया जाता है सेंट फ्रांसिस जोविया पर्व, बोर्डरम, साओ जोआओ और अंगूर महोत्सव और शिग्मो फुगडी कुनवी, ये मनाए जाते हैं गोवा में। ठीक है, कौन कौन से, सिग्मो फुगडी कुनवी, अंगूर महोत्सव और इसके अलावा सेंट फ्रांसिस जोविया पर्व, बोर्डरम, साओ जोआओ महोत्सव। ठीक है, ये गोवा में मनाए जाते हैं। अच्छा, पंजाब में कौन कौन से मनाए जाते हैं इसे देख लेते हैं। पंजाब में मनाए जाते हैं होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी, ये पंजाब के कुछ त्योहार हो गए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखेंगे गुजरात के त्योहार। गुजरात में मनाए जाते हैं माधवपुरा मेला, भवनाथ मेला, बौथा मेला। कौन कौन से, माधवपुरा, भवनाथ, बौथा मेला। रण उत्सव, सामलाजी मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव। इसके अलावा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और तार नेतर। ठीक है, कौन कौन से, माधवपुरा मेला, भवनाथ मेला, बौथा मेला, रण उत्सव, सामलाजी, पैराग्लाइडिंग उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और तार नेतर, ये मनाए जाते हैं गुजरात में। ठीक है भैया, याद रखेंगे। आगे चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में देख लेते हैं कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। गुग्गा नवमी, गुग्गा पीर और गुग्गा नवमी फेस्टिवल। जहाँ गुग्गा आ जाता है वो तो है ही हमारा हरियाणा का। इसके अलावा सूरज कुंड, गणगौर और पिंजौर, ये हरियाणा के त्योहार हुए। ठीक है, कौन कौन से, गुग्गा नवमी, गुग्गा पीर, गुग्गा नवमी फेस्टिवल, सूरज कुंड, गणगौर और पिंजौर, ये हरियाणा के कुछ त्योहार हुए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन, 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन ए 7 पदक जीते थे, ऑप्शन बी 5 पदक जीते थे, या फिर 6 या फिर 8। तो इसका सही जवाब है 8 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे, 8 पदक जीते थे। अच्छा, तो 8 पदक जीते थे। तो देखेंगे पहला स्वर्ण पदक कब आया था। तो 1928 में एम्स्टर्डम में पुरुषों की हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसके बाद 1932 में आया, 1936 में, 1948 में, 1952, 1956, 1964 में हॉकी टीम ने 6 और स्वर्ण पदक जीते। तो इस तरह से हॉकी टीम ने कितने पदक जीत लिए, 7 पदक जीत लिए। एक पदक पहलवान सुदेश कुमार ने जीता था 1964 में। तो इस तरह से 8 पदक जीत लिए थे भारत ने ओलंपिक में। ठीक है, अब ओलंपिक की थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय लुसाने या स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका आधिकारिक वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टिस। इसका आधिकारिक वाक्य कौन सा है, सिटियस अल्टियस फोर्टिस इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है, और इसके ध्वज में 5 रिंग होती हैं, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। ये 5 रिंग इसके ध्वज में होती हैं और प्रत्येक रिंग एक अपने अलग महाद्वीप को डिनोट करती है। देखिएगा, इसमें इनके रंग का कलर क्या होता है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये क्या है, ये इसके रिंग होती हैं, रिंग के रंग हैं। ठीक है। अच्छा, प्रत्येक रिंग एक अलग अलग महाद्वीप को डिनोट करती है। जैसे कि यूरोप के लिए होता है नीला रंग, अफ्रीका के लिए है काला रंग, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए है लाल रंग, और एशिया के लिए है पीला, यानी कि हमारे लिए है पीला, हम एशिया में रहते हैं, और ओशिनिया के लिए हरा रंग। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और अभी जो अब जो होने वाला है ओलंपिक, वो कहाँ होने वाला है? पेरिस में होने वाला। कब होगा? 2024 में होगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। यानी कि अभी होने वाला ओलंपिक का कौन सा? पेरिस ओलंपिक होने वाला 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। अच्छा, इसके बाद कहाँ होगा? इसके बाद 2028 में होगा, लॉस एंजल्स यूएसए में खेला जाएगा। अच्छा, ओलंपिक जो खेले जाते हैं वो 4 साल के गैप पे खेला, 4 साल बाद ओलंपिक होता है। यहाँ पे पेरिस में खेला जाएगा 2024 में, और 2024 के बाद फिर 2028 में अमेरिका में खेला जाएगा, 4 साल के बाद। ठीक है, याद रखेंगे इन्हें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मैकाले या डलहौजी के द्वारा। तो अंग्रेजी को संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अच्छा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी कौन थे? इन्हें देख लेते हैं, ये कौन थे और उन्होंने क्या काम किए थे। लॉर्ड हेस्टिंग का काल रहा था 1772 से लेकर 1785 तक, ये भारत में रहे थे। और इसी के शासन काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो कौन बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, याद रखेंगे इसे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी कराया था। किसने कराया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। और जब ये लंदन लौट के गया तो उसमें महाभियोग चलाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो सका और बाद में इसने आत्महत्या कर ली। तो क्वेश्चन बन सकता भी है कि इसने मतलब कौन से गवर्नर जनरल ने आत्महत्या की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं इसको देखेंगे लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल रहा 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल रहा है और ये लेकर आया था सहायक संधि। क्या लेकर आया था? ये सहायक संधि। अच्छा, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना था, ये लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था सहायक संधि। और सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। क्वेश्चन याद रखेंगे भैया, पहले राज्य को जरूर याद रखेंगे। ठीक है। वैसे सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसे बंगाल का शेर भी कहते हैं। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहते हैं, याद रखेंगे। और इसने ही बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था। लॉर्ड वेलेजली ने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था और लॉर्ड वेलेजली को ही बंगाल का शेर कहते हैं। अब देखेंगे हम लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा है और लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसने रेल, डाक, तार, पीडब्ल्यूडी प्रारंभ किया था, इसकी वजह से इसको भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। और ये लॉर्ड डलहौजी शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड्स डिस्पैच लेकर आया था। क्या लेकर आया था? वुड्स डिस्पैच लेकर आया था 1854 में, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये राज्य हड़प नीति लाया, कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति लेके आया और इसने सबसे पहले सतारा को हड़प लिया। तो ये पहला बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य हड़प नीति के तहत पहला राज्य कौन सा था? सतारा। और सहायक संधि को मानने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। तो पहला राज्य आपको याद रखना भैया, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा राज्य हड़प नीति के अलावा सतारा को हड़पा, सतारा के बाद में हड़प लिया संबलपुर को, बघाट को, उदयपुर को, झांसी, नागपुर को हड़प लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद इसने पंजाब का अधिकार किया और पंजाब का अधिकार करने का कोहिनूर हीरा अपने अधिकृत कर लिया। कोहिनूर हीरा को कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड में भेज दिया। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र थे, ऑप्शन बी विशाखा दत्त थे, ऑप्शन सी हर्षेन थे या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत थे। तो बृहद कथा कोश के लेखक थे हर्षेन। कौन थे? हर्षेन थे। अच्छा, प्रेमचंद्र, विशाखा दत्त और सुमित्रा नंदन पंत ने कुछ लिखा है तो कौन कौन सी पुस्तक लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। देखिए, प्रेमचंद्र ने लिखी है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। कौन कौन सी लिखी है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। अच्छा, विशाखा दत्त ने कौन सी लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। और सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है पल्लव और चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लेखक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। कल्हड़ ने लिखी है रजत रंगनी और रसखान ने लिखी है प्रेम वाटिका।
रस खान ने कौन सी लिखी है, प्रेम वाटिका, और विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, और बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित्र, कादम्बरी। बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी बेंगलोर को, या फिर ऑप्शन डी पुणे को। तो ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? 2021, 2022, 2020 या 2019? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2022। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस ऋण कौन से होते हैं और ये किससे दिए जाते हैं? देखिए, माइक्रो फाइनेंस ऋण छोटे ऋण होते हैं और ये किसको दिए जाते हैं? ये उन व्यक्तियों समूह को दिए जाते हैं जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है उनको माइक्रो फाइनेंस ऋण दिए जाते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, इसमें बात की गई है आरबीआई की। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस पर नियंत्रण भी कौन करता है? आरबीआई ही करती है। अच्छा, देख लेते हैं हम आरबीआई के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं इसे। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और हिल्टन यानी की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन याद रखेंगे, किसकी सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यानी की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और कहाँ कहाँ पर है 4 क्षेत्रीय कार्यालय, देख लेते हैं। दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे ओसबर्न स्मिथ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ओसबर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख पहले भारतीय अध्यक्ष थे। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी? 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका 1 जनवरी 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण से मतलब इसको बिल्कुल पूरी तरह से सरकारी बना दिया गया 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई के कार्यों का संचालन 21 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा होता है। और ये 21 सदस्य कौन है इसे देख लेते हैं। ये होते हैं, इसमें से एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 4 क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं। इसके अलावा 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। तो इन 21 सदस्यों के द्वारा आरबीआई के कार्यों का संचालन होता है। एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट करना है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसका कार्य क्या होता है? बैंकों पर नियंत्रण करना, नोट का निर्गमन करना और मुद्रा का विनिमय करना और मौद्रिक नीति को बनाना इसका मेन कार्य होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया था? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश से, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से, और ऑप्शन सी आयरलैंड से, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है यूएसए से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। अच्छा, ब्रिटिश, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया गया है? लिया गया है, तो क्या क्या लिया गया है इसे देखेंगे। पहले ब्रिटिश से देख लेते हैं। ब्रिटिश से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति और संसद की सर्वोच्चता, ये ली गई है ब्रिटिश से। तो क्या क्या लिया गया ब्रिटिश से? संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति और संसद की सर्वोच्चता ब्रिटिश से ली गई है। ठीक है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और मनोनीत सदस्य। याद रखेंगे भैया, देखो राष्ट्रपति का पद लिया गया है कहाँ से? ब्रिटिश से। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ये याद रखेंगे इन चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की परिभाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की परिभाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से।
इसके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना, ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या? मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, और लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना को लिया गया अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की परिभाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस पर थोड़ा फोकस करना है आपको कि भैया अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना और प्रस्तावना की परिभाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिए गया है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, ये रूस से ली गई है। इसके अलावा कनाडा से लिया गया है जीएसटी, राज्यपाल और अपशिष्ट सूची, ये कनाडा से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? जीएसटी, राज्यपाल और अपशिष्ट सूची कनाडा से लिए गए हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? इसने हमसे पूछा भैया श्रीलंका की कौन सी एक पारंपरिक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कैंडियन नृत्य या फिर ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो श्रीलंका की कौन सी एक पारंपरिक नृत्य शैली है? देखिए, बिहू जो है वो असम की नृत्य है, और जो कथक और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो भैया श्रीलंका का एक कौन सा ही नृत्य हो गया? तो कैंडियन श्रीलंका का नृत्य हो गया। ठीक है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और कैंडियन नृत्य को उदारता नटुम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बिहू कहाँ का है? असम का। असम में और कोई लोक नृत्य है क्या? जी हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जी बिल्कुल, कौन कौन से हैं? देखिए, वो हैं खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू बिछुआ बागुरुम्बा, इसके अलावा नट पूजा अंकिया नाट, ये हैं। और नागा नृत्य महारस झुमुरा, ये हैं असम के लोक नृत्य। असम के कौन कौन से हैं? खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू बिछुआ बागुरुम्बा, नट पूजा अंकिया नाट और नागा नृत्य महारस झुमुरा, ये असम के लोक नृत्य हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट बात बनती है वो बागुरुम्बा। बागुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, वो होने वाला नृत्य है, करने वाला नृत्य। तो बोडो जनजाति कौन सा नृत्य करती है? बागुरुम्बा नृत्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक है अंकिया नाट। अंकिया नाट असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर महादेव की रचना है। कौन सी चीज? अंकिया नाट। अंकिया नाट किसकी रचना है? श्रीमंत शंकर देव की रचना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य भारत में, इसे देखेंगे। देखिए, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिय असम का है जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया है सत्रिया को, और उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का और कथकली भी केरल का है, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। अच्छा, सत्रिया को है, सत्रिया को सबसे बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है। कब? 15 नवंबर 2000 को, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन बी विजया राजेंद्रन, ऑप्शन सी कविता कृष्णमूर्ति या फिर ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। इसके अलावा इनको 1998 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसको? MS सुब्बुलक्ष्मी को। अच्छा, इसमें एक नाम और है लता मंगेशकर, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। लता मंगेशकर क्वीन ऑफ मेलोडी कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसके अलावा वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहते हैं लता मंगेशकर को। और लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिला है। कब मिला भारत रत्न? 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत रत्न से संबंधित, क्या 2024 में भारत रत्न मिले हैं? जी बिल्कुल मिले हैं। कितने लोगों को मिले हैं? 5 लोगों को भारत रत्न मिले हैं 2024 में। और कौन कौन व्यक्ति हैं? इनके 5 के नाम आपको याद रहने चाहिए, ये कोई इंपॉर्टेंट बनेंगे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हैं, इनको भारत रत्न मिला है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है। PV नरसिम्हा राव जो ये 9वें PM है इंडिया के, और लाल कृष्ण आडवाणी ये को फाउंडर हैं बीजेपी के और साथ में डिप्टी PM है। चौधरी चरण सिंह ये 5वें PM है इंडिया के। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला है।
ठीक है, अब भारत रत्न से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं कि पहली बार भारत रत्न किसे मिला था। पहली बार भारत रत्न मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को पहली बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। कौन कौन से? सर्वपल्ली कृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। अच्छा, मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री का नाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है। भैया एक इनकम टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल गलत। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है, तो ये तो गलती हो जाएगा। बी देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से मतलब जीएसटी है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है? नहीं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अच्छा, सी देखते हैं, वसूली गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। जी बिल्कुल सही है। अगर हम किसी चीज को हम सरकार को फीस देते हैं, जुर्माना देते हैं, तो वो टैक्स कहाँ होता है? वो टैक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं कि नागरिकों से ऋण लेना राजस्व प्राप्ति है। भैया नागरिकों से ऋण लेना राजस्व प्राप्ति नहीं है, राजस्व प्राप्ति नहीं, ये कौन सी प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वसूली गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा हाँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इस व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको विद इन 1 आवर के अंदर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? यानी कि इसने इनडायरेक्ट वे में हमसे ये पूछ लिया है कि इसमें से कौन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा एक अंतिम वस्तु का कारण नहीं है। ठीक है, अच्छा देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ये अंतिम उपयोग के लिए है। जी अंतिम उपयोग के लिए है, सही है, होते हैं अंतिम उपयोग के लिए। ऑप्शन बी देखेंगे, ये उपभोग किए जाने वाले अंतिम, ये गलत है। ये उपभोग किए जाने वाले अंतिम है, ये नहीं कह सकते। हो सकता है अंतिम है, हो सकता है अंतिम ना हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं कि ये उत्पादन प्रक्रम के किसी और चरण से नहीं गुजरेंगे। भैया उत्पादन प्रक्रम के किसी और चरण से नहीं गुजरेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतिम वस्तु को तैयार ही किया गया है सभी चरणों से गुजार कर। अंतिम वस्तु को जब सभी चरणों से तैयार कर दिया गया जब तो उसे अंतिम वस्तु कहा गया। जब अंतिम वस्तु को किसी चरण से गुजारेंगे तो वो अंतिम वस्तु कहाँ रह जाएगी? तो भाई ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी सही जवाब है। इसने हमसे पूछा गलत, तो इससे सी सही जवाब है, ए सही जवाब है। डी देख लेते हैं, इन्हें आगे और संसाधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उपभोग के लिए किए जाने वाले अंतिम है। आपको शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा। आइए देखते हैं थोड़ा विस्तार में अंतिम वस्तु के विषय में। देखिए अंतिम वस्तु, इसकी डेफिनेशन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, और इसके प्रकार देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए अंतिम वस्तु वे वस्तु होती हैं जिसे उपभोक्ता के द्वारा सीधे इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है, और आसान शब्दों में कहें ये वो चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खरीदते हैं। अंतिम वस्तु को उपभोक्ता वस्तु भी कहते हैं, यानी कि अंतिम वस्तु को खरीदेगा कौन? उपभोक्ता खरीदेगा, उपभोग करने के लिए। क्या करने के लिए? उपभोग करने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ अंतिम वस्तुएं टिकाऊ और गैर टिकाऊ भी होती हैं। टिकाऊ वो होती हैं जो चीजें बार बार उपयोग में आती हैं। ठीक है, जैसे कि चप्पल, मोटर, फ्रिज, कूलर, ये बार बार उपयोग में आती है। इसी तरह से गैर टिकाऊ वो होती है जो एक ही बार उपयोग में आती है, जैसे कि ब्रेड, आटा, फल, ये एक ही बार उपयोग में आने वाली अंतिम वस्तु है। ठीक है, हाँ ये तो हो सकता है कि भैया गैर टिकाऊ वाली जो हो सकती है कि ये उपभोग की जाने वाली अंतिम है, लेकिन जो टिकाऊ है वो उपभोग की जाने वाली अंतिम नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उन मूलभूत प्रश्नों में से एक नहीं है जिसका प्रत्येक समाज को जवाब देने की आवश्यकता है? इनमें से कौन सा एक मूलभूत प्रश्न नहीं है जिसका प्रत्येक समाज को जवाब देने की आवश्यकता है? आइए चेक करते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए देखेंगे, वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। और ऑप्शन डी, वस्तुओं का विनिमय कैसे किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तुओं का विनिमय कैसे किया जाना चाहिए। ये मूलभूत प्रश्न नहीं है,
अच्छा, अर्थशास्त्र में 4 मूलभूत प्रश्न होते हैं, और मूलभूत प्रश्न होते कौन से हैं, इसका क्या मतलब होता है इसे देखेंगे पहले, और कौन कौन से मूलभूत प्रश्न होते हैं इनको भी देख लेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र में मूलभूत प्रश्न से मतलब होता है कि जिनका उत्तर प्रत्येक समाज को जीवित रहने, फलने फूलने के लिए देने की आवश्यकता होती है, तो वो मूलभूत प्रश्न होते हैं। ठीक है, याद समझना इस चीज को। अच्छा, अर्थशास्त्र के 4 मौलिक प्रश्न होते हैं, और कौन कौन से मूलभूत या मौलिक प्रश्न कौन कौन से होते हैं। देखिए भैया, क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए, ये हैं अर्थशास्त्र में मूलभूत 4 मूलभूत प्रश्न। ठीक है, यार कौन कौन से हैं, क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए, ये 4 मूलभूत प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें से इसने 3 दे रखे, तो इसमें विनिमय का इसमें है नहीं है, तो ये विनिमय को मूलभूत प्रश्न नहीं माना जाएगा, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ऑप्शन ए, ये आसानी से ज्यामितीय विरूपण का अनुभव करते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस को आसानी से उनका आकार चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। ये हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है, उसका आप आकार आसानी से थोड़ी चेंज कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन ए नहीं होगा। इसने मुझसे सही वाला पूछा है, कौन सा अच्छा वर्णन करता है ये पूछा है, तो ये तो नहीं होगा। और ऑप्शन बी देखते हैं, इसका कोई सटीक गलनांक नहीं होता है, ये बिल्कुल ये भी नहीं होगा। एक विषम त्रिविमीय विन्यास होता है, विषम त्रिविमीय विन्यास होता है जी, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रिस्टलीय ठोस गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है, ये इसकी खास विशेषता है, विशेष विशेषता है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन डी को। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही से दर्शाता है। तो एक मोल में परमाणु की संख्या को कौन सी चीज सही दर्शाती है। 6 गुणा 10 की घात 24, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 और 3। तो इसमें से कौन सी एक मोल में परमाणुओं की संख्या को दिखाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिएगा, मोल में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला वगैरह यूज होते हैं, कैसे कि निकाले जाते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाले जाते हैं, जिससे कि अगर आपको और कोई कंपाउंड आए तो उसका आप आराम से वो परमाणुओं की संख्या काउंट कर सकें, निकाल सकें। देखिएगा, सबसे पहले तो देखेंगे CH3OH। CH3OH का नाम क्या होता है, इसे मेथनॉल बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु की संख्या, एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 किसी पदार्थ के एक मोल में होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास CH3, तो इसमें कितने परमाणु हैं पहले हम इसे देखेंगे। देखिएगा, एक तो इसमें C है, 4 इसमें हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल कितने हो गए, 6 परमाणु हो गए। कितने हो गए, 6 परमाणु हो गए। अब इसमें टोटल में परमाणु की संख्या निकालेंगे, एक मोल में तो CH3OH के एक मोल में परमाणु की संख्या निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, इसमें एक में कितने होते हैं, ये होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जो भी आंसर आएगा वो इसमें एक मोल में परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। एक आध और आप कंपाउंड लेंगे और इसका काउंट निकाल के देखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। तो इसमें से कौन सी एक मौलिक कर्तव्य की विशेषता है, इसने हमसे पूछा है। ऑप्शन ए देखेंगे, इनमें से कुछ कानूनी विशेषज्ञता के लिए उपलब्ध है। जी बिल्कुल नहीं, मौलिक कर्तव्य कानूनी विशेषज्ञता के लिए उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ऑप्शन बी देखेंगे, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक मौलिक कर्तव्यों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, क्या इनमें से कुछ विदेशियों के लिए उपलब्ध है। जी नहीं, मौलिक कर्तव्य विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, भारतीयों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन डी देखते हैं, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता। जी ये भी सही बात है कि संविधान इनको लागू करने का प्रावधान नहीं करता, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है, पहले मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं। ठीक है, 42 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। अच्छा, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, मौलिक कर्तव्य की चर्चा है संविधान के भाग 4 का के 51 का में मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को
1976 में 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, याद रखेंगे इसे। और मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? रूस के से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और ये एक नैतिक दायित्व होते हैं जिसका पालन प्रत्येक नागरिक से करने की उपेक्षा की जाती है। मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की उपेक्षा की जाती है प्रत्येक नागरिक से, और ये कर्तव्य कानून के द्वारा सीधे लागू नहीं होते हैं, यानी कि कानून के द्वारा लागू होने के योग्य नहीं है मौलिक कर्तव्य। इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व भी नहीं। ठीक है, याद रखेंगे इन चीजों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? ऑप्शन ए BWK, ऑप्शन बी CWH, ऑप्शन सी DW या फिर ऑप्शन डी AW। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी AW। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए BWK किसको दिखाता है? तो BWK दिखाता है मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को, जो निम्न वर्षा और उच्च वाष्पीकरण दर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अच्छा, ये कोपेन का वर्गीकरण है। ठीक है, कोपेन ने इनको कोड दे दिया है, यानी कि मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को क्या कोड दिया है। तो इस तरह से इन्होंने कोपेन ने अलग अलग कोड दे दिए हैं, ठीक है, जलवायु के हिसाब से। अच्छा, CWH को देख लेते हैं। CWH क्या दिखाता है? CWH दिखाता है शुष्क शीत ऋतु और उष्ण ग्रीष्मकाल के साथ एक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जो हल्के मध्यम वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा DW क्या दिखाता है? DW दिखाता है शुष्क शीत ऋतु और उष्ण ग्रीष्मकाल के साथ एक गंभीर महाद्वीपीय जलवायु, जो निम्न वर्षा और मौसमों के बीच वृहद तापमान में उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगे, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए।